हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस की पीटी रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज के अंतर्गत जो न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट के अंतर्गत न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम के दौरान जो भी हमने महत्वपूर्ण खबरों को देखा था उनको यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे और उनसे बनने वाले जो सवाल हैं उनका अभ्यास अलग तरह से भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपने जो चीजें उस समय सीखी थी एक बार उनको रिकॉल कर पाएं और दोबारा से जब परीक्षा में वैसा कोई सवाल बने तो आप उसका उत्तर दे सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो दिसंबर के महीने में खबर आई थी, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी माउंट सेमेरू में एक बार फिर विस्फोट हुआ है, जिसके बाद उस क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस सेशन में जो भी खबरें हैं दिसंबर महीने की प्रमुख रूप से शामिल की गई हैं। उस समय की खबर है। अब प्रश्न क्या बन सकता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म दिए हैं और उसके आगे अवस्थितियां दी हुई हैं कि किस शहर या किस देश से संबंधित हैं। यहाँ दिया हुआ है माउंट एटना इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट एरेबस या एरेबुस अंटार्कटिका, मेयोन मेयोन कहाँ, फिलीपींस। अब आपने कुछ ऐसे होंगे जिनको आप पहचान पाएंगे, क्योंकि माउंट एटना की अगर बात आए तो माउंट एटना के बारे में आपने पहले इतना पढ़ा होगा कि माउंट एटना इटली में है, ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, अगला देखेंगे माउंट एरेबस अंटार्कटिका और मेयोन फिलीपींस। कितने युग्म सही हैं? सभी युग्म सही हैं। कैसे पता चला? यहाँ आप देखिए, माउंट एटना की अवस्थिति इटली में है यहाँ पर। दूसरा आप देखेंगे इक्वाडोर, ये है यहाँ, और कोटोपैक्सी यहाँ पर ही है। तीसरा आपसे पूछा गया है मेयोन, जो कि फिलीपींस में मौजूद है। चौथा माउंट एरेबस, माउंट एरेबस, ठीक है, तो ये भी यहाँ है और यूएस का बेस भी इसी के पास है। उत्तर ऑप्शन डी, सभी चार युग्म यहाँ पर सही होते हैं। तो अगर आपने मार्क कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो करते जाइए। मार्क करने से चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। एक ब्लैंक मैप आता है, ब्लैंक मैप लेके रख लीजिए, उसमें उन स्थानों को मार्क कीजिए। अगर नहीं है तो जो आपके पास एटलस मौजूद है, एटलस रखा हुआ है, उस बुक में भी आप पेंसिल लेकर के मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगली खबर है, दिसंबर 2022 की शुरुआत से ही रूस के सुदूर पूर्वी कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित शिवेलुच ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट की आशंका उस समय जताई गई थी, दिसंबर 22 में। उसके बाद आप देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले 11 अप्रैल 2023 को इसमें विस्फोट हो भी गया। इसका अपडेट है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कमचटका प्रायद्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग है। दूसरा, इसके पूर्व में ठंडी क्यूराइल जलधारा प्रवाहित होती है। और तीसरा, इसके दक्षिण पूर्व में क्यूरिल द्वीप समूह स्थित है। कौन से कथन यहाँ पर सही है या सही है पूछा गया है। एक एक करके देखते हैं कि क्या कमचटका प्रायद्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है या नहीं। तो ये जो आपको दिख रहा है मार्क किया हुआ लाल रंग से, ये है कमचटका प्रायद्वीप। अगर आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाती है और ये इसी का एक हिस्सा माना जा सकता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा, इसके पूर्व में ठंडी क्यूराइल जलधारा प्रवाहित होती है। तो अगर आप यहाँ से देखें इस वाले मैप में, इसमें आपको दिख जाएगा ये वाला एरिया है कमचटका का, और यहाँ से आ रही है ओयोसीवो। ओयोसीवो को ही क्यूरिल जो जलधारा है वो कहते हैं, एक तरीके की ठंडी जलधारा है। और यहाँ से इसके विपरीत दिशा से आएगी कुरोसीवो, ठीक है, और ये जापान के पास वाले क्षेत्र में फिर मिलती हैं। तो जो दूसरा है ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, इसके दक्षिण पूर्व में क्यूरिल द्वीप समूह स्थित है। क्यूरिल आइलैंड कहाँ पर है? अगर आप इसमें देखें तो ये है कमचटका और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये है क्यूरिल आइलैंड, जिस पर रशिया का हिस्सा है। एक तरीके रशिया इसे ओन करता है अभी के समय, और इस पर जापान का भी दावा है। अब ये कमचटका इसके कहा गया है कि दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व इधर होगा, जबकि ये दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। तो ये गलत है। कौन सा सही है? पहला, दूसरा, यानी कि विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसको पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, रिकॉल कर पा रहे होंगे अगर, तो पता चल पा रहा होगा। अब अगला है, सर्बिया में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच दिसंबर 2022 में कोसोवो ने सर्बिया से लगी अपनी बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया। अब एक स्टेटमेंट है लंबा सा, उसमें विशेषताएं हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है कि किसकी विशेषता है। यूरोप का यह प्रायद्वीप एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, काला सागर आदि से घिरा हुआ है। आगे, इस प्रायद्वीप पर 10 से अधिक देशों का क्षेत्रीय विस्तार है।
इतिहास के विभिन्न कालखंडों में यहाँ के अधिकांश देश वृहद साम्राज्यों का हिस्सा रहे थे। समय के साथ यहाँ के विभिन्न नृजातीय समूहों ने अपने लिए अलग पहचान वाले देशों की मांग की और सफल भी हुए। एक बड़े साम्राज्य का टूटकर छोटे छोटे राज्यों में बदल जाने के अर्थ में एक विशेष शब्द का निर्माण भी इसी प्रायद्वीप के नाम पर हुआ था। तो क्या है वह शब्द, अगर आप याद कर पाए, यहाँ पर आपको विकल्प में दिया हुआ है। अगर इसको पढ़ के नहीं समझ में आ रहा तो विकल्प पढ़ लीजिए, जैसे आइबेरियन प्रायद्वीप, एनाटोलिया का पठार, बाल्कन प्रायद्वीप और स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। अब आपको एक शब्द याद आ रहा होगा, बाल्कनीकरण। इसके अंतर्गत छोटे छोटे जो देश थे वो निकल करके आए थे और प्रायद्वीप है जिसका निर्माण हम देखेंगे यहाँ पर। तो एड्रियाटिक सागर, टेरेनियन सागर, एजियन सागर, काला सागर, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है बाल्कन देश। ठीक है, इसमें 10 से ज़्यादा देश शामिल हैं और अगर आप क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे 10 से ज़्यादा देश आ जाएंगे। कई सारे देश बड़े बड़े साम्राज्यों का हिस्सा रहे हैं। तो इसका जो पूरा पूरा वर्णन है वो जो ऑप्शन सी में दिया है बाल्कन प्रायद्वीप उससे संबंधित है। चलिए अगली खबर है, दिसंबर में यूएनसीबीडी के COP15 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कब अपनाया गया, तो दिसंबर में यूएनसीबीडी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 में इसको अपनाया गया है। प्रश्न में क्या है, युग्म दिए हैं, शहर का नाम और उसकी अवस्थिति या देश। कुनमिंग चीन, मॉन्ट्रियल जर्मनी, नागोया जापान और किगाली युगांडा। क्या पूछा है कि कौन से युग्म सुमेलित हैं। एक एक करके देखते हैं कि कौन सा कहाँ है। देखिए मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में। दूसरा देखेंगे कुनमिंग है चीन में, नागोया है जापान में और किगाली कहाँ है, रवांडा में। इसमें क्या क्या दिया है, कुनमिंग चीन सही है, मॉन्ट्रियल जर्मनी में नहीं है, ये कनाडा में है, नागोया जापान में सही है, किगाली युगांडा में नहीं है, रवांडा में है। ठीक है, ये दो हो गए गलत, पहला और तीसरा इसका सही उत्तर होगा, यानी सुमेलित है ऑप्शन सी। 1 और 3 यहाँ पर सुमेलित हैं। अगली खबर, दिसंबर 2022 में ग्रीस और बुल्गारिया ने एजियन सागर से काला सागर तक पहुंच बनाने के लिए बॉस्फोरस जलसंधि को बाईपास करते हुए लंबे समय से बंद एक तेल पाइपलाइन परियोजना को पुनर्जीवित करने पर बातचीत आरंभ कर दी। ये उस समय की बात है। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर में प्रवेश करता है और यूरोपीय तटों के साथ साथ अपनी नौका से काला सागर तक जाता है। इस जलमार्ग पर आने वाले निम्नलिखित लघु सागरों का क्रम क्या होगा। काला सागर बहुत महत्वपूर्ण अवस्थिति थी जिस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। लेकिन ये इस तरह का भी एक प्रश्न आपको देखना है कि अगर कोई व्यक्ति दूर से आ रहा हो तो कैसे पहुंचेगा। तो आपको बताना है इन विकल्पों के हिसाब से, टेरेनियन सागर, आयोनियन सागर, लिगुरियन सागर और एड्रियाटिक सागर। वो व्यक्ति चल रहा है कहाँ से, स्टार्ट करेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ से, और उसको जाना कहाँ है, जाना है काला सागर तक। और किस तट से जाना है ये भी दिया हुआ है, यूरोपीय तटों के साथ साथ, यानी कि यूरोपीय तट हो गए ये वाले, क्योंकि नीचे वाले अफ्रीकी तट हैं। ठीक है, तो पहले जब वो चलेगा मिलेगा एल्बोरन सागर, ठीक, बालियारिक सागर, गल्फ ऑफ लायन। लेकिन हमें विकल्पों के हिसाब से देखना है, तो पहला यहाँ पर कौन सा आ रहा है, लिगुरियन सागर, उसके बाद टेरेनियन सागर, फिर आयोनियन सागर, फिर एड्रियाटिक सागर, और फिर आगे चलेगा फिर से एजियन सागर, यहाँ पर सी ऑफ मरमरा, और फिर काला सागर। तो क्रम क्या हुआ, लिगुरियन, टेरेनियन, आयोनियन और एड्रियाटिक। लिगुरियन, टेरेनियन, फिर आयोनियन और फिर एड्रियाटिक, यानी 3 1 2 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जहां पर अगर आपने प्रैक्टिस की है मैप पर तभी ये सॉल्व हो पाएंगे। इसको एक तरीके से अगर आप रटने बैठेंगे भूल जाएंगे, क्योंकि एक बार आपने याद कर लिया उसका क्रम भूल जाएगा। यहाँ पर आपको ये मार्क करते हुए जाना है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर आ रहा है। बाकियों को भी आप देख सकते हैं, जैसे सी ऑफ सिसिली है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मेसिना है। तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, खासतौर से ये वाला क्षेत्र शुरू से ही संवेदनशील रहा है, सवाल इस पर पूछे जाते हैं। अगली खबर, बीते साल नाटो ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस जाड़े के मौसम को एक हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है। अभी स्टेटमेंट है उसी तरह, यह जलवायु प्रदेश
50 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ लंबी अवधि का शीतकाल होता है और ग्रीष्म ऋतु में भी औसत तापमान सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। शीत ऋतु में यहाँ अत्यधिक हिमपात होता है, जिससे अनुकूलन के लिए यहाँ विशेष प्रकार के शंकुधारी वृक्षों से युक्त वनों का विकास हुआ है। यह जलवायु रूस के साइबेरिया और पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कुछ की पॉइंट्स हैं। रूस के साइबेरिया और पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन से विकल्प दिए हुए हैं? ब्रिटिश तुल्य, टुंड्रा जलवायु, लॉरेंसियन तुल्य और टैगा। अब आते हैं इस पर। 50 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब बीच का जो क्षेत्र है वो इस तरीके से आएगा। रूस और जो उत्तरी यूरोप का क्षेत्र है उसे शामिल करेगा। इधर कनाडा वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, आगे फिर ये जाएगा अलास्का तक। ठीक है। अब ये किस क्षेत्र की विशेषता है? ये टैगा वनस्पति की विशेषता है। शंकुधारी वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे और साल में एक बार कम से कम बर्फबारी होगी ही। ठीक है। तो ये टैगा जलवायु की विशेषता यहाँ पर आती है। चलिए अगली खबर है। दिसंबर में ईरान और यूरोपीय संघ की विदेश नीति के शीर्ष प्रतिनिधियों ने संकेत दिया कि जॉर्डन में हुई बैठक के बाद वे 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने के अपने प्रयास जारी रखेंगे। जॉर्डन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह ईरान का पड़ोसी है। दूसरा, इसकी सीमाएं लाल सागर से लगती हैं। तीसरा, इसकी सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं। आपको सही कथन बताना है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप, बेसिकली मैं इसको मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको याद रखिए, इसको एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो देश हैं उनके जो नाम हैं आपको इतनी बार कंफ्यूज करेंगे अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है कि जॉर्डन कहाँ पर है, जॉर्डन का तट कहाँ पर है, कौन सा सागर उससे लगता है, और यहाँ से सवाल ठीक ठाक पूछे जाते हैं। तो एक बार अगर आप ड्रॉ कर लेंगे इसे तुर्की के साथ बनाते हुए कि यहाँ पर भूमध्य सागर है, तुर्की के ऊपर काला सागर है, फिर उसके दक्षिण में आने पर सीरिया, फिर लेबनान, फिर इधर इजराइल, इधर जॉर्डन, तब आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो पहला क्या स्टेटमेंट है? यह ईरान का पड़ोसी है। ईरान इधर है, ईरान से इसकी सीमा नहीं लगती। जॉर्डन बेसिकली इराक का पड़ोसी है। ठीक है, ये वाला गलत है। इसकी सीमाएं लाल सागर से लगती हैं। ठीक बात है। जॉर्डन की सीमा यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा से, यानी अकाबा की खाड़ी से, लाल सागर से लगती है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। तो इसकी कोई भी सीमा यहाँ पर भूमध्य सागर से नहीं लगती, क्योंकि पूरी सीमा पर फिर इजराइल मौजूद है। ये सही है, ये गलत है। तो कौन सा सही हो गया? केवल दो, यानी ऑप्शन सी में ये विकल्प मौजूद है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो केवल सेशन को देखने से बहुत फायदा नहीं मिल पाएगा। चलिए अगली खबर है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सहयोग व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गया है। अब प्रश्न क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सीमा के निकट स्थित निम्नलिखित द्वीपों एवं द्वीप समूहों को घड़ी की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। कोमोडो, तिमोर, न्यूगिनी, न्यू सेलेडोनिया। अब आपको विकल्पों का चयन यहाँ से करना है। क्या दिया गया है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सीमा। यहाँ पर जो प्रमुख प्लेट बाउंड्रीज हैं वो दर्शाई गई हैं। 2022 का नक्शा है, आपको यहाँ दिख रही होगी। ये भारत का क्षेत्र है और ये है इंडियन प्लेट। ठीक, और इस तरफ आएंगे, ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बीच की एक प्लेट है, अभी नामकरण नहीं दिख रहा। लेकिन अगर कहा जाए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो आप इस पूरी इंडियन वाली प्लेट और ये यहाँ से आकर ऑस्ट्रेलियन वाली प्लेट को समझेंगे। इस प्लेट की बात हो रही है। अब क्या कहा है? घड़ी की दिशा में। घड़ी बेसिकली इस तरह से आप मानेंगे कि ये चल रही है। ठीक, घड़ी की दिशा में। अब क्या है? यहाँ पर द्वीप समूहों का नाम दिया हुआ है, कोमोडो, तिमोर, न्यूगिनी, न्यू सेलेडोनिया। तो बेसिकली ये वाले जो द्वीप हैं यहाँ के आसपास आपको मिलेंगे, इस मैप में दिख जाएंगे। तो पहले है कोमोडो आइलैंड यहाँ, फिर आपको मिलेगा तिमोर लेस्ते और तिमोर वाला आइलैंड, फिर आपको मिलेगा न्यू गिनी, और फिर यहाँ न्यू सेलेडोनिया जो कि फ्रांस का क्षेत्र है। तो इसका क्रम कैसे बना? इसका क्रम बना कोमोडो, तिमोर, न्यू गिनी और न्यू सेलेडोनिया, कुछ ऐसे क्रम आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 विकल्प ए में इसका उत्तर दिया हुआ है। इस तरह आप इसे मार्क कर सकते हैं।
अगली खबर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवादों के क्रम में दिसंबर 2022 में चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के निकट एक बड़ा टकराव देखने को मिला था। सवाल क्या है? दक्षिण एशिया का यह देश अपने क्षेत्रीय विस्तार के कारण अनूठा है। एक ओर यहाँ इसके पड़ोसी देश फारस की खाड़ी और अरब सागर को स्पर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर इसका एक पड़ोसी देश प्रशांत महासागर को भी स्पर्श करता है। मध्य एशिया के इसके 3 पड़ोसियों में से एक देश दोहरा भू आबद्ध है। आपको बताना है कि ये जो विवरण है किस देश के लिए आपको सबसे सही मालूम पड़ता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर ताजिकिस्तान। पहली बात, दक्षिण एशिया का देश है, तो आप समझ पाएंगे कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के कौन कौन से देश हैं। दक्षिण एशिया सुनते ही आप 2 देशों को एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे, एक और इसके पड़ोसी देश फारस की खाड़ी और अरब सागर को स्पर्श करते हैं। अब आ जाते हैं मैप पर। फारस की खाड़ी और अरब सागर, और ये पड़ोसी देश होने चाहिए। ईरान और पाकिस्तान किसके पड़ोसी देश हैं? अफगानिस्तान के। अब मामला थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होता जाएगा। दूसरी ओर इसका एक पड़ोसी देश प्रशांत महासागर को स्पर्श करता है। तो आपको लग सकता है कौन सा देश है इतना दूर? यहाँ पर है चीन, और चीन का बॉर्डर यहाँ पर है इसके साथ, ठीक है। ये प्रशांत महासागर को टच कर रहा है। मध्य एशिया के 3 पड़ोसियों में से एक दोहरा भूआबद्ध है। कौन कौन से? यहाँ पर है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में अगर आप उज्बेकिस्तान को देखेंगे तो डबल लैंडलॉक्ड आपको दिखाई देगा। तो इस पूरी व्याख्या के आधार पर जो उत्तर बना ऑप्शन ए, यानी अफगानिस्तान के संदर्भ में पूरी व्याख्या है। अगला, दिसंबर 2022 में ब्रसेल्स में हुए यूरोपीय संघ आसियान शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र के दौरान यूरोपियन यूनियन ने दक्षिण पूर्व एशिया में 10 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश का वादा किया है। अब भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसको कह सकते हैं आई इंडिया, एम म्यांमार और टी यानी थाईलैंड। IMT हाईवे अगर ऐसा भी कहीं आ जाए तो इसी को मानिएगा, भारत, म्यांमार और थाईलैंड। अब पहला स्टेटमेंट है कि यह मणिपुर के मोरे को थाईलैंड के मेईसेत से जोड़ेगा। दूसरा, इसके मूल राजमार्ग की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तीसरा, भविष्य में कोलंबिया और लाओस के रास्ते वियतनाम तक इसके विस्तार की योजना है। तो मणिपुर के मोरे को थाईलैंड से जोड़ता है या नहीं? देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मोरे तामू या मणिपुर के पास का क्षेत्र है, और ये यहाँ से फिर आगे जाएगा म्यांमार में। म्यांमार के अंतर्गत मंदालाय या मंडालाय यहाँ पर आएगा, उसके आगे बढ़ेगा नायपिताओ, फिर यंगून और फिर मेवाडी मायसोत या मायसेत। ये सही है। अगला, इसके मूल राजमार्ग की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। ये सही नहीं है, इसकी मूल राजमार्ग की लंबाई 1360 किलोमीटर है। उसके बाद, भविष्य में कोलंबिया और लाओस के रास्ते वियतनाम तक के विस्तार की योजना है। तो ये बात सही है। विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जब वहाँ गए थे तो उन्होंने ये बात कही थी। तो बेसिकली आपको ये दिखेगा कि कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये सही है। पहला और तीसरा इसमें से सही है, तो केवल 1 और 3 यहाँ पर सही कथन पूछा है, इसका वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगली खबर है, बीते दिसंबर माह में असम के सिलचर में सियालहट महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत और बांग्लादेश के कई मंत्री उपस्थित रहे। क्या किया गया? सियालहट महोत्सव कहाँ किया गया? असम के सिलचर में। प्रश्न क्या है? शहरों की अवस्थिति पर आपको विचार करना है। यहाँ पर मैच दिए हुए हैं, तो सिलचर, सियालहट, अमृतसर, लाहौर, अगरतला, ढाका और जैसलमेर, हैदराबाद। तो इसमें से आपको बताना है कि शहरों की कितने युग्म लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। एक एक करके देखते हैं। यहाँ आपको मिलेगा सिलहट या सियालहट, यहाँ पर आपको मिलेगा सिलचर, लगभग एक ही अक्षांश पर है। दूसरा, ढाका और अगरतला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं। इधर आएंगे लाहौर और अमृतसर लगभग एक ही अक्षांश पर हैं। लेकिन जैसलमेर और हैदराबाद पाकिस्तान का, वो एक ही अक्षांश पर नहीं है, यानी ये वाला गलत है। बाकी 3 सही हैं। तो कितने युग्म पूछा गया है? सही है, केवल 3 युग्म। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होता है। चलिए,
दिसंबर 2022 में हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले 3 औषधीय पौधों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया। अब आई वनस्पतियों पर बात। अल्पाइन वनस्पतियां भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती हैं? हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल और तमिलनाडु। आपको इसका उत्तर देना है कूट का चुनाव करते हुए। अल्पाइन कहाँ है? अल्पाइन एंड सब अल्पाइन जो आपको गुलाबी रंग से दिख रही हैं, ये आपको मिलेगा हिमालयी राज्यों में कुछ इस तरह से। तो इसमें लद्दाख वाला भी क्षेत्र आ गया, ठीक, इधर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला, इधर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, लेकिन जो नहीं है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसमें शामिल नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन सी में ये उत्तर दिया हुआ है जो कि सही है। 3 राज्यों में विकल्प के हिसाब से पाई जाएंगी। अगली खबर, दिसंबर 2022 में गुजरात के वडनगर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पहला, वडनगर गुजरात, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु, सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। तो अब आपको बताना है कि क्या होगा इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम। पहला वडनगर, दूसरा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, तीसरा शांति निकेतन, चौथा सेल्युलर जेल, क्योंकि ये पूछा गया है इस क्रम में, इधर से वेस्ट टू ईस्ट। वडनगर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, शांति निकेतन और सेल्युलर जेल। 1, 2, 4 और 3 ये आपको मिल रहा है ऑप्शन बी में, जो कि इसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। पहले खबर, दिसंबर 2022 में भारत और कजाकिस्तान का एक 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय के शिलोंग के निकट उमरोई में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? उमरोई में, याद रखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हिल्स दी हुई हैं, कौन कौन सी? जयंतिया, मिकिर, राजमहल और सौराष्ट्र का पठार। आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार में इनमें से कौन कौन से शामिल हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले आपको ये पता हो कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ये एक लाइन इस तरह से खींची जा सकती है जिससे आपको कुछ आइडिया लगेगा, क्योंकि यहाँ आ गया मैदान और ये यहाँ तक आएगा, गारो खासी और जयंतिया हिल्स तक। यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ियाँ और इसके बीच का जो स्थान है ये आपको बताना है कि बेसिकली इसको किस नाम से बुलाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर हो गया मैदानी इलाका, लेकिन ये भी हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आता है। तो कौन कौन से हो गया? जयंतिया हिल्स आती है, राजमहल का हिल्स आएगा, सौराष्ट्र का पठार भी आएगा जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, राजमहल यहाँ हो गया। अब जो नहीं आएगा वो है मिकिर हिल्स, क्योंकि मिकिर हिल्स यहाँ है। यहाँ पर आप देखेंगे हिमालयी जो विस्तार है वो यहाँ तक है, सिंटेक्सियल बैंड के पास से, तो ये हिमालय का विस्तार माना जाता है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार आ जाएगा। तो जो दूसरा है उसे अगर आप एलिमिनेट कर दें तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा 1, 3 और 4, विकल्प सी में ये उत्तर शामिल है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के बापतला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ट्रायल रन का सफल आयोजन किया गया। नेशनल हाईवेज को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं, पूछे जा सकते भी हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग और क्षेत्र की कौन सा कहां पर है? NH2 पूर्वोत्तर, NH3 उत्तर और NH39 पश्चिम भारत। इनको आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि इसमें प्रश्न में ये नहीं पूछा जा रहा कि कहाँ पर है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बेसिकली इसका जो क्रम है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये बात पता हो कि इनका जो क्रम है किस तरह से सजाया गया है। इस नक्शे में आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर अगर आप इसको इस क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी आएंगे नेशनल हाईवेज, तो ये आपको ऑड नंबर में मिलेंगे। अगर आप इनकी जो विस्तार है इस तरह से जिन हाईवेज का है ये आपको इवन नंबर में मिलेंगे। अब आप देखिए क्या पूछा गया है कि नेशनल हाईवे 2 पूर्वोत्तर भारत, ये है, सही है। दूसरा 3 यहाँ पर है, क्या दिया है? उत्तर भारत। और तीसरा पश्चिम भारत, नेशनल हाईवे 39 जो कि यहाँ है, ये पश्चिम भारत में नहीं है, क्योंकि पश्चिम भारत में होता तो इस तरफ होता, ये इस तरफ है।
तो ये पूर्वी भारत में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। पहला और दूसरा यहाँ पर सुमेलित है, जो इसका उत्तर होगा। तो आज के सेशन में जिनको भी हमने डिस्कस किया है, जिन सवालों को, जिन स्थानों को, उनको मार्क कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ, उनकी मार्किंग के साथ। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप इन्हें मार्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम आपकी तैयारी को किस तरह से आगे बढ़ा रहा है या फिर उसमें सहायता कर रहा है। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।